दूसरे के या मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, मैं चाहता हूं सब क्लास में बाकी सब जहां भी हो घर में एक बच्चे को बैठे और मैं हाथ में ले मैं ये चाहता कि आप सोच के क्लास में मेरे साथ नहीं या कोचिंग कीजिए आपको हम चाहते थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, और एक्टिव लिसनर्स, ताकि पैसिव, ठीक है, पैसिव मत रहिएगा है आप पैसिव लिसनर्स पार्टिसिपेशन, मतलब जो पार्टिसिपेशन है वो पूरा एक्टिव होना चाहिए। 8th गवर्नर हुआ था ना लास्ट? जो सिचुएशन है जो माहौल, हाँ सर। ओके ओके ओके। अब 8th के बाद आगे बढ़ेंगे तो टाइम जो कह रहा है बात ये है कि हमने जब कुछ बदलना है चीजें हमने पहले अडैप्ट किया चलो स्टार्ट टॉपिक फर्स्ट 8th के बाद और मैं हर एक क्वेश्चन का टाइम 15th गवर्नर ऑफ आरबीआई डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, he is only governor who becomes finance minister and prime minister of India। टेंशन शुरू हो गया आएगा, घर पहुंच पाएंगे कि नहीं? अभी निकल जाओ ना, 3 बजे क्लास है, कैसे पहुंचे? अरे आराम से जाना, टेंशन ना लो। 16th गवर्नर ऑफ आरबीआई। ऊपर से एक जन फोन करके बोल रहे भाई रुकना ब्रांच में, हम आ रहे हैं शाम। हाँ वो छोड़ देगा जाके तुमको। घंटा अभी भी बोल रहे जल्दी बस को करके आ जाओ। डॉक्टर मनमोहन चाय तो कहाँ करते? जी अमिताभ। अच्छा, इनका मनमोहन सिंह का ईयर लिख लीजिएगा 1982 to 85। ठीक है, और अमिताभ घोष ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये रिसेंटली अब इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे लंबे समय तक जो आरबीआई, डोंट वरी, कुछ नेटवर्क ग्लिच शायद हुआ, इस वजह से डिस्कनेक्ट। ये सिर्फ 1 महीने के लिए थे गवर्नर? 20 days maybe। हाँ डियर, क्या बोल रहे थे सैकत? सर 20 days के लिए गवर्नर था। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद परेशान नहीं हो, एक मिनट रुको, पहले तुम्हारी आईडी बताओ क्या है? कैल। अब हम बात करेंगे आरबीआई रेगुलेशन की। तो आरबीआई के रेगुलेशन की जब आप बात करते हो डियर, तो हम लोग तो जानते हैं ना कि आरबीआई एक ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। फोन से आओ ना, अरे फोन से आओ, फोन से आ जाओ, मैं ओपन कर दे रहा हूँ। ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है आरबीआई। तो आरबीआई जब ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है तो इसके काम को रेगुलेट कौन करता है? तो इसके काम को रेगुलेट कोई नहीं कर सकता, इसके काम को रिव्यू किया जा सकता है। हाँ बेटा बोलो। सर ये 16 जनरल अपन सिंह
हेलो। हाँ फिर नेक्स्ट भी 16 जनरेशन जनरल ऑफ आरबीआई अमिताभ घोष, हाँ हाँ, दोनों सर जनरल थे उस टाइम पे। जनरल नहीं, गवर्नर गवर्नर। ये गवर्नर पहले थे। पहले वाला 15 है। वो 15 है ये। हाँ जी हाँ। वही 16, दोनों 16 थे लिखा है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो ऊपर ठीक है वाला सर। डॉक्टर मनमोहन सिंह 15th गवर्नर थे और अमिताभ घोष 16th गवर्नर थे। ठीक है, ये इंटरिम पीरियड के लिए दोनों 16 हो गया था, इसलिए मैं पूछ। नहीं हो पाई थी 1 महीने तक, 20 दिन तक, तो इस वजह से अमिताभ घोष ने इंटरिम गवर्नर के रूप में काम किया था। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, अब देखिए, अब आरबीआई की जब हम बात करते हैं तो आरबीआई का काम कौन देखता है? तो आरबीआई ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसका वर्क को रिव्यू करने का काम जो है वो बीएफएस का होता है। किसका होता है? बीएफएस। अभी मैंने दोबारा लिंक दिए थे, लिंक सही से देख के फिल करो। जूम 20 में क्लास है तुम्हारी। हाँ जी, अरे यार देखो तो, जूम 20 से मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं तुमको लिंक भी दे रहा हूँ। वो क्लास, ये वाला क्लास है तुम्हारा, और तुम्हारा क्लास है 16 जनवरी एसएससी में पहला। यार तुम मैं बोल रहा हूँ ना, जूम 20 में है क्लास तुम्हारा। जूम 20 वाले अभी अभी जो आज भेजे ना अभी। ठीक है, अब ये बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन जो है, जूम 20 में दिखा है बेटा, ये देखो, ये देखो स्क्रीनशॉट देता हूँ मैं तुमको। ये बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन में 10 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। मैं तुमको लिंक भी दे रहा हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चार डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड ऑफ आरबीआई, दो नॉमिनीज फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, चार डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, सोमदत्ता मंडल, सोमदत्ता मंडल मैम, एक गवर्नर ऑफ चंद्रिमा आरबीआई। ये लिंक शेयर करो उसमें, ग्रुप में। यस सर। हाँ बेटा, अपने ग्रुप में ये लिंक शेयर करो। ये शायद आई थॉट मैम का कोई टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। ओके ओके सर। ये लिंक अभी शिवानी आ गई, शिवानी गुप्ता आई है, भेज दिए हो। अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मैक्सिमम 4 years. Local board directors, governor of RBI for maximum 2 years. Nominees from finance ministry, चंद्रिमा हाँ बेटा, nominees from finance ministry में क्या हो गया? हाँ को अपॉइंट करते हैं अभी अभी ठीक हुआ नहीं? अभी ठीक हुआ? फाइनेंस मिनिस्टर फॉर मैक्सिमम ठीक है डोंट वरी, मैं 4 post years. कर रहा हूँ, आप आराम से क्लास पढ़ाइए, डोंट वरी। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई को अश्वती आ गई, तन्मय आ गए, सब लोग आ गए हैं। आप लोग जरा ये लिंक शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, और एसीसी और लोग भी आ जाए। फॉर ओके, minimum 3 years and maximum 5 years.
और गवर्नर ऑफ आरबीआई को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर अश्वती आवाज नहीं आ रही है। मिनिमम 3 years अश्वती मैडम ने लिखा है ग्रुप। and maximum हाँ तन्मय बोलो क्या पूछ रहे हो? तन्मय 5 years. ACC का फुल फॉर्म है डियर अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। Hello. your voice is audible. Your voice is audible. सर हेलो सर। हाँ विक बोलो। हाँ सर, वो एसएससी का फुल फॉर्म एक बार और बताएंगे। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट डियर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो। ओके सर, ओके सर। और COM का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा तन्मय को कुछ पूछना है क्या तन्मय? ठीक है, अब ये सारी चीजें तो ओके हैं। अब इसमें आपको देखना है ये जो डिप्टी गवर्नर हैं ये 3 कैटेगरी से अपॉइंट होते हैं। आ रहा है 2 अपॉइंट होते हैं हायर ऑफिशियल्स ऑफ आरबीआई से, बोले लास्ट क्लास क्या हुआ था बताओ? लास्ट क्लास क्या हुआ? एक इकोनॉमिस्ट होना चाहिए और एक बच्चे बहुत कम है चंद्रिमा मैडम बैच में। एक CMD ऑफ कोई बात नहीं, कैरी ऑन करिए। पब्लिक सेक्टर बैंक होना चाहिए। ये क्राइटेरिया, जब ये क्राइटेरिया में से अपॉइंट किए जाते हैं। अब प्रेजेंट में डिप्टी गवर्नर कौन कौन है, तो प्रेजेंट में डिप्टी गवर्नर जो हैं इनमें से जो 2 अपॉइंट किए गए हैं ये हैं BP कानूनगो और कौन है सर? कौन है लाइन पे? मिस्टर R राव, गौरव सर। जी जी सर जी जी। और एक इकोनॉमिस्ट है, तो इकोनॉमिस्ट सोसाइटी से हैं MD पात्रा। आवाज आ रही है सबको? यस सर। चल, और एक है सर हेलो सर, ये BP कानून को तो डेथ हो गया ना? क्या उसका उनको तो गया ना सर, ना रिटायर हो गया वो। अभी रिटायर हुए नहीं, उनका जगह रविशंकर आया ना, T रविशंकर। रविशंकर आ गए, कब आए? सर उनका जगह T रविशंकर आ गया सर, उनकी अपॉइंटमेंट अभी 3-4 दिन अभी आ गया। तक तो हम कुछ दिन पहले तक तो देखे थे, कोई नहीं है अभी प्रेजेंट में। हमें नहीं सर, ज्वाइन हो गया सर, रविशंकर खाली था कानून की जगह पे रविशंकर। अच्छा एक मिनट, उनका रिटायर हो चुका है T रविशंकर। शंकर आए हैं, 3 मई को अपॉइंट हुए हैं। अब कानून हाँ सर, कर दीजिएगा। T रविशंकर आ गए हैं। चलिए TR शंकर। चलिए अच्छा हुआ अपडेट कर दिया गया इसको। तो टी रविशंकर ने किसको रिप्लेस किया? BP कानूनगो को। मिस्टर R राव ने किसको रिप्लेस किया? N विश्वनाथन को। ठीक है, तो ये याद करके रखिए क्योंकि ये रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ये 6 महीने के अंदर की अपॉइंटमेंट है दोनों। तो इन दोनों को याद करके रखिएगा। BP कानूनगो को रिप्लेस किया किसने? TR शंकर ने। और
मिस्टर रामेश्वर राव ने किसको रिप्लेस किया? एन विश्वनाथन को। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसके बाद आपसे पूछेगा कि बीएफएस जो है वो रेगुलेटरी बॉडी तो है, लेकिन इस रेगुलेटरी बॉडी का चेयरमैन कौन होगा? तो रेगुलेटरी बॉडी का चेयरमैन जो है वो हमेशा कौन होंगे? गवर्नर ऑफ आरबीआई। गवर्नर ऑफ आरबीआई। हाँ अर्पण बोलो, कोई डाउट? चेयरमैन हमेशा होंगे गवर्नर ऑफ आरबीआई और वाइस चेयरमैन होंगे वन ऑफ द 4 डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। अब 4 डिप्टी गवर्नर में से कोई एक डिप्टी गवर्नर आपका वाइस चेयरमैन होगा। अब प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में है बीपी कानून को रिप्लेस करके टीआर शंकर है, तो टीआर शंकर तो बनेंगे नहीं। एम के जैन अभी ये इंटरिम बने हैं, इंटरिम वाइस चेयरमैन बने, क्योंकि अभी रिसेंटली ये रिटायर हुए हैं बीपी कानून को, तो अभी इंस्टेंटली किसी को नहीं बनाया गया है। इंटरिम बेसिस पे वाइस चेयरमैन बीएफएस के कौन है? हेलो, ऑडिबल है? सर एम के इन ना কি লিখেছেন? बेटा सर एम के की लिखेছেন? इंटरिम, इंटरिम मतलब वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी बेसिस पे अपॉइंट किए गए। इंटरिम का मतलब यही होता है, जो टेम्पररी बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है किसी पोस्ट पर, तो उसको हम इंटरिम कहते हैं। जैसे अमिताभ घोष, तो अमिताभ घोष 16th गवर्नर थे, लेकिन वो इंटरिम गवर्नर थे, क्योंकि 15-20 दिन तक गवर्नर की पोस्ट खाली नहीं रखी जा सकती थी। इसी वजह से 16th गवर्नर ऑफ आरबीआई अमिताभ घोष को शॉर्ट टर्म के लिए इंटरिम गवर्नर बनाया गया था। तो सबसे कम समय के लिए इंटरिम गवर्नर कौन थे, या सबसे कम समय के लिए गवर्नर कौन थे? तो अमिताभ घोष। और प्रेजेंट में बीएफएस के इंटरिम वाइस चेयरमैन कौन है? तो बीएफएस के इंटरिम वाइस चेयरमैन प्रेजेंट में कौन है डियर? बीपी कानून को। एम के जैन। बीपी कानून को नहीं है, कौन है? एम के जैन। एम के जैन। क्लियर? लिख लिया? लिख लिए? सब कोई सो रहे हो क्या? ये चैट बॉक्स में क्या लिखा है? यस सर। हाँ ओके, यस सर, यस सर। सर हाँ हाँ बहुत बढ़िया, इतना सुरीला मत बोलो, नेटवर्क इशू है। अच्छा लॉकडाउन लग गया क्या? सर हाँ सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये बीएफएस का चेयरमैन कौन है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। हाँ तो गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत। हाँ 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 सही, हाँ सही सही है। ओके ठीक है। अच्छा इंटर स्टेट ट्रेन चल रही है कि नहीं? ना सर, बंद बंद। हाँ बंद है, बंद है। इंटर स्टेट, नहीं सर बंद है। इंट्रा स्टेट हम नहीं कह रहे हैं, इंटर स्टेट कह रहे हैं। हाँ मतलब सर, बंद है, बंद है। अच्छा चलो ठीक है, चलो।
सर वो मिस्टर आर राव के पहले क्या लिखा है? मिस्टर आर राव से पहले लिखे एन विश्वनाथन। नहीं सर, उसके पहले क्या कोई नंबर लिखा? नहीं नहीं, कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है डियर। हो गया ना सबका? हाँ सर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, तो जब इसके बाद आएंगे तो अब हम लोग बात करेंगे अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो आरबीआई का बेस हो गया। अब आरबीआई के फंक्शंस की बात करेंगे। तो आरबीआई के फंक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला फंक्शन आता है बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। तो बैंकर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हो डियर, तो बैंकर ऑफ गवर्नमेंट का बेस क्या है? तो बैंकर ऑफ गवर्नमेंट के बेस पर जब आप लोग जाते हैं तो गवर्नमेंट का बैंकर, यानी गवर्नमेंट की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को जो फुलफिल करता है वही बैंकर का काम करता है। अब आरबीआई तो वर्क करता है बैंकर ऑफ गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये वर्क कैसे करता है, इसको राइट कहाँ से है? अब गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक कौन है? दीदी है, और दूसरा कौन है? मोदी है। ठीक है, तो दो तरह के गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई बैंकर का काम करता है तो उसके लिए अलग राइट उसको मिला हुआ है, और स्टेट के लिए बैंकर का काम कर रहा है तो उसके लिए अलग राइट मिला हुआ है। ठीक है, अब मोदी जी के लिए बैंकर का काम करता है अंडर सेक्शन 20 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 अंडर सेक्शन 20 में आरबीआई वर्क एज बैंकर ऑफ कौन सी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और दीदी के लिए काम करता है यानी स्टेट गवर्नमेंट के लिए अंडर सेक्शन 20A ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, सेक्शन याद रखिएगा, 20 जो है बैंकर के लिए है और 20A जो है वो स्टेट के लिए बैंकर का काम है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और कॉमन सा आपसे पूछेगा कि किस स्टेट गवर्नमेंट के लिए, फॉर विच स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई डजंट वर्क एज बैंकर? आरबीआई डजंट वर्क एज दिल्ली बैंकर ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? हाँ बेटा बोलो, कौन सा बोल रहे थे? दिल्ली होगा? नहीं बेटा, अरविंद केजरीवाल कितना भी कैसा है लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बहुत बढ़िया है। कौन सी गवर्नमेंट है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम। सिक्किम नहीं, JNK नहीं है त्रिषा, सिक्किम गवर्नमेंट है। सिक्किम गवर्नमेंट के लिए आरबीआई वर्क नहीं करता एज बैंकर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सिक्किम के लिए, सिक्किम गवर्नमेंट के लिए बैंकर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की। किसकी है? सर हेलो सर। हाँ, अभी रिसेंटली सर आरबीआई तो सिक्किम के लिए कुछ बैंक ओपन किया है शायद, इसलिए आरबीआई बैंक वहां ओपन होंगे, बैंक के ओपन होने पे कोई भी पाबंदी नहीं है। हाँ सर। ठीक है, वहां बैंक एसबीआई भी है, वहां स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम भी है, वहां एचडीएफसी भी है, वहां एक्सिस बैंक भी है, सारे बैंक है वहां पे। नॉट एन इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां
आपको बैंक ओपन करने पे। लेकिन क्यों ओपन कर रहा है आरबीआई? क्योंकि आरबीआई बैंकर ऑफ बैंक है ना, रेगुलेटर ऑफ बैंक है। तो बैंक कहीं भी इंडिया की जुरिस्डिक्शन में कहीं भी ब्रांच ओपन करेंगे तो उसके लिए वो किससे परमिशन लेंगे? वो किससे परमिशन बताइए? आरबीआई से लेंगे। आरबीआई से लेगा। और जब आरबीआई से परमिशन लेगा सर, तो आरबीआई अलाउ कर दिया तो आप वहां ओपन करिए। अब सिक्किम में आरबीआई क्यों नहीं वर्क करता? कारण क्योंकि सिक्किम एक बहुत छोटा राज्य है। यदि 2011 के हिसाब से जाए, 2011 के हिसाब से वहां की पॉपुलेशन, सर आपका साउंड कट रहा है। पॉपुलेशन का শোনা যাচ্ছে না सर साउंड प्रॉब्लम कर रहा है सर। अच्छा साउंड ज्यादा आ रहा है ना, एक मिनट रुको, मैं सबको पहले म्यूट कर दूं। सुबह 7 से 10 मार्केट खुलेगा, इंटरव्यू नहीं खुलेगा, जाके तैयारी करेंगे। ठीक है, तो स्टेट सिक्किम स्टेट में सेंसस 2011 के हिसाब से करीबन 6,50,000 वहां की पॉपुलेशन है पूरे सिक्किम स्टेट की। इतनी तो कलकत्ता में एक एरिया की पॉपुलेशन है, एक एरिया की पॉपुलेशन है कोलकाता में इतनी, और उतनी वो पूरे स्टेट की पॉपुलेशन। तो वहां पॉपुलेशन कम है, इस वजह से वर्कलोड जो है कम है। और आरबीआई इसीलिए अब चूंकि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो है लार्जेस्ट बैंक है सिक्किम में, लार्जेस्ट नहीं कहेंगे इसको, बिगेस्ट कहेंगे। बिगेस्ट बैंक है सिक्किम में, इसी वजह से इसको सिक्किम की गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के रूप में दर्जा दिया। क्लियर? अब आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद कैसे करता? अब देखो, गवर्नमेंट को जो फंड रिक्वायरमेंट होती है, तो गवर्नमेंट फंड रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म की भी होती है और लॉन्ग टर्म की भी होती है। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों की होती है रिक्वायरमेंट। अब जब शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होती है और लॉन्ग टर्म की, दोनों रिक्वायरमेंट के लिए पहले गवर्नमेंट क्या करती थी? इंटरनेशनल मार्केट में जाके पैसा बोरो करती थी। अब इंटरनेशनल मार्केट से पैसा बोरो करेगी तो उसको तो फॉरेन करेंसी में मिलेगा, और जब उसको फॉरेन करेंसी में मिलेगा तो उसको रिटर्न भी फॉरेन करेंसी में ही करना है या गोल्ड में करना है। अब इन दोनों में यदि वो रिटर्न करती है तो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। अब जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटेगा तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट रहे, करेंसी की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगा। करेंसी की वैल्यू कम होगी माने डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होगा। वो लॉन्ग टर्म वाला, और एक बार ये प्रोसेस बोलेंगे आप? वो जो कौन सा बेटा बोलो? ये लॉन्ग टर्म का जो आप एक्सप्लेन किया अभी फॉरेन। हाँ, तुम ये बताओ, तुमको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए? लॉन्ग टर्म। अब मैं एक बात, पहले एग्जांपल सुनो। तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, दोनों के लिए तुम किसके पास जाओगे? पापा से ही मांगोगे। हाँ। अब पापा से जब पैसा मांगोगे तो इम्पैक्ट क्या होगा? अब पापा शॉर्ट टर्म के लिए तो मदद कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो क्या करेंगे? बैंक से लोन लेंगे। जैसे तुमको पढ़ाना है, एजुकेशन लोन लेना है, तो उसके लिए पापा बैंक से लोन लेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म का यदि खर्चा आएगा 5-6 हजार 10 हजार का, तो वो पापा खुद से ही तुम्हारा पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या था? गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता था और लॉन्ग टर्म के लिए तो पहले वो इंटरनेशनल मार्केट से ही लेती थी, चाहे 10 दिन के लिए लेना हो चाहे 50 साल के लिए लेना हो। अब इंटरनेशनल मार्केट से लेगी तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? फॉरेन करेंसी में उसको पैसा मिलेगा। और फॉरेन करेंसी में मिलेगा तो हमको रिटर्न भी तो फॉरेन करेंसी में ही करना होगा ना डियर। हाँ। और जब हम फॉरेन करेंसी में बेटा रिटर्न करेंगे तो इम्पैक्ट क्या आएगा? इंटरेस्ट
तो देना पड़ेगा तो ज्यादा होगा। इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा तो वो भी तो फॉरेन करेंसी में ही देना होगा, क्योंकि लिए फॉरेन करेंसी में तो रिटर्न भी फॉरेन करेंसी में ही करेंगे। हाँ या गोल्ड ऑप्शन दिया कि गोल्ड में कर दो, अब दोनों पे ही हमारा फॉरेन रिजर्व डिपेंड करता है, और फॉरेन रिजर्व पे हमारी करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन करती है। तो यदि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेटा हमारा कम होगा तो मार्केट में करेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना कि ज्यादा होगी बच्चा? सर ये फॉरेन रिजर्व समझ नहीं आया, मतलब वो रिटर्न तो हम फॉरेन दिए। रिजर्व में बेटा जितनी भी फॉरेन करेंसीज होती हैं हमारे पास, वो सारी फॉरेन करेंसीज जो हमारे पास रिजर्व में है उसी को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेन रिजर्व कहते हैं। अच्छा, तो हमारे पास भी फॉरेन करेंसी होते हैं। ना कहते फॉरेन करेंसी रिजर्व कहो। अच्छा ठीक है, समझ में आया? अच्छा तो इंडिया के पास में भी वो डॉलर या यूरो है? इंडिया के, अब देखो इंडिया फॉरेन ट्रेड कर रहा है, अब तुम यहाँ से अमेरिका सामान बेचे तो अमेरिका वाला तुमको पैसा देगा तो इंडियन करेंसी में नहीं ना देगा बाबू। अच्छा, वो तो तुमको डॉलर में देगा। ब्रिटेन को बेचे वो पाउंड में देगा, जर्मनी को बेचे वो यूरो में देगा, फ्रांस को बेचे वो फ्रैंक में देगा। अच्छा तो इससे क्या होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ रहा है, और जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा बच्चा तो हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि फॉरेन करेंसी के रिजर्व पर ही हमारी मार्केट में वैल्यू ऑफ करेंसी डिटरमाइन होती है। समझ में आया? अब यदि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ घटना शुरू हो जाए तो करेंसी डिवैल्यूएट होगी या नहीं होगी? हाँ वो तो होगा ना तो हाँ। अब करेंसी डिवैल्यूएट होगा तो क्या होगा, करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। सर ये फॉरेन करेंसी रिजर्व घट क्यों रहे हैं? वो इंटरेस्ट के लिए ज्यादा लॉन्ग टर्म के? भाई हम $100 लिए, $100 का कर्जा लिए और रिटर्न किए $105, तो $5 एक्स्ट्रा मेरे को पे करना पड़ा ना। हाँ ये $5 एक्स्ट्रा पे किए बेटा, तो ये तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ही ना ये पैसा गया। अच्छा अब समझ में आया सर, ठीक है, क्लियर? हाँ सर एकदम। अब इन्फ्लेशन यदि आपका बढ़ेगा तो ये कॉमन मैन के लिए अच्छा है कि खराब है? सर हाँ खराब है। समझ में आ रहा है सबको? एकदम सर। कहीं कोई डाउट? मोपिया? नो सर। चलो, जहां कोई डाउट है डियर पूछना। तो अब इसी के लिए आरबीआई ने क्या किया, 1998 में आरबीआई ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था वेज एंड मीन्स एडवांस। इस वेज एंड मीन्स एडवांस की फैसिलिटी में आरबीआई ने